आप कह रहे हैं गांधी जी की हत्या से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आइए हम सब लोग मिलकर उस विचारधारा की हत्या करें जिस विचारधारा ने गांधी की हत्या की। उस विचारधारा की हत्या करें मानव, जिस विचारधारा ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, अहिंसा के पुजारी को हमसे छीना। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। देश में तमाम घटनाएं हो रही हैं। पिछले दिनों बरेली में एक चर्च के सामने हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। लखनऊ के अंदर एक चर्च के सामने वहां पर हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। क्या बजरंगबली जी ने आपसे कहा है कि चर्च में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो? क्या भगवान श्री राम ने आपसे कहा है कि मस्जिद के सामने जाके रामचरितमानस का पाठ करो? अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, रामचरितमानस का पाठ करना है, राम जी के मंदिर में जाइए, वहां से कुछ आशीर्वाद लेकर आइए अपने लिए और इस देश के लिए। लेकिन वतन को बांटने की कोशिश मत कीजिए, वतन को बांटने की कोशिश मत कीजिए। मान्यवर, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? आप इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। एक विचलित करने वाला वीडियो उस दौरान आया मान्यवर। 25 दिसंबर के पहले जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता चर्च के अंदर घुसती है, घुसकर वहां एक नेत्रहीन महिला के साथ हाथापाई करती है और उसकी जो मासूम बच्ची बैठी रहती है उसको ये कहती है कि तुम इससे गलत काम कराने के लिए लाती हो। ऐसा समाज आप बना रहे हैं, ऐसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। पूरी दुनिया में आप ऐसे विश्वगुरु बनेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, यूएस में, न्यूजीलैंड में, दुनिया के अलग अलग देशों में जो लोग भारतीय रहते हैं उनको कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती होगी कि आप उनके धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से उनको यहां पे पूजा अर्चना, इबादत, प्रेयर नहीं करने दे रहे हैं। यह हो रहा है मान्यवर इस देश के अंदर। इसलिए नफरत की राजनीति को पहले मारना होगा और आपकी नफरत की राजनीति रुक नहीं रही है, वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, दलित, पिछड़े, सवर्ण को आपस में लड़ाओ। आज तक इन लोगों ने लोगों को सिर्फ विपक्ष ने डराकर अपनी तरफ करने का काम किया। एक के बाद एक ऐसे मुद्दे उठाते हैं और उसको लेकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं। कभी सीएए का मुद्दा उठाते हैं, हम लोग सदन में कह के थक गए भैया कि सीएए का कानून एक ऐसे नागरिकता देने वाला कानून है जहां पे वहां दूसरे अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने का कानून है जहां पे बहुसंख्यक ही मुसलमान है। अब मुसलमानों के बीच में जाके भ्रम फैलाना, नागरिकता छीन ली जाएगी, नागरिकता छीन ली जाएगी। किसकी नागरिकता छीन ली गई? पूरी लोकसभा का चुनाव ये लड़ते रहे कि अगर वापस से मोदी जी तीसरी बार आ गए तो संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहां का लोकतंत्र समाप्त हो गया? कौन से संविधान की हत्या कर दी गई? एक के बाद झूठ बोलना और इस तरीके से लोगों को भ्रमित करना। और अब नया हथियार इनको मिला एसआईआर को लेकर। एसआईआर को लेकर सदन नहीं चलने देंगे, उसको लेकर हंगामा करेंगे। अरे प्रभु, एसआईआर पहली बार थोड़ी हुआ, आपके समय पे भी हुआ था। उस वक्त क्या हो गया एसआईआर को लेकर? और एसआईआर का जवाब तो बिहार की जनता ने दिया ना। एलओपी गए थे वहां पे 10-12 दिन वहां पे करके आए और ऐतिहासिक हार वहां पे दर्ज करा कर आए। अपने साथी दलों की भी ऐतिहासिक हार वहां पे दर्ज करा कर आए। हकीकत यह है कि एसआईआर नहीं, जो ये वोट चोरी बोलते हैं, वोट चोरी नहीं, इनका जनादेश चोरी होता जा रहा है और इस बात का एहसास ही इनको नहीं हो रहा। क्योंकि ये अपनी अंतरात्मा में झांक के नहीं देखते। इनको आरोप लगाना है पर आत्ममंथन नहीं करना। इनको दूसरे से सवाल पूछने हैं,
बट खुद से कभी सवाल नहीं करने, और यही कारण है। और आज एक व्यक्ति का विरोध करते करते, मेरे प्रधानमंत्री का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लग गए। एआई समिट जहां पे अंतरराष्ट्रीय जगह से लोग आए हैं, इंटरनेशनल मीडिया वहां पे मौजूद है, और क्या कर रहे हैं आप? और एक ऐसा समिट जहां पे दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर हमारी प्रणाली की तारीफ कर रहे हैं, जिसका विरोध इन्होंने उस वक्त भी किया था। यूपीआई के वक्त इन्होंने कहा था कैसे होगा, एक औरत जो ठेले पे है वो कैसे उसकी पेमेंट करेगी, पॉश मशीन कहां से लगेगी, और आज उसी की तारीफ फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करके जा रहे हैं। और उस समिट में इन्होंने देश को अपमानित करने का काम किया। डेड इकोनॉमी बुलाते हैं हमारे देश को ये, जबकि दूसरे लोग और अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ग्लोबल चैलेंजेस होने के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। क्या ये सामान्य बात है कि दहाई के आंकड़े से धीरे धीरे हम लोग करते करते चौथे नंबर पर आ गए? आने वाले दिनों में वो दिन भी दूर नहीं जब हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। और ऐसे में आप हमारे देश की इकोनॉमी को और हमारे देश की इकोनॉमी को हमारे ही लोग डेड इकोनॉमी बताने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आज इस मंच के माध्यम से बस मैं ये आग्रह करूंगा, एक बार मदद कर दें, कहां पे दे तो दो। इसीलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा और विपक्ष से भी करूंगा, एंड आई थिंक इट्स आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ आए, जितने आरोप प्रत्यारोप करने थे हम कर आए, और हमें कई मौके मिलेंगे। अभी फिर असम में मौका मिलेगा, बंगाल में मिलेगा, हर राज्य में मिलेगा। जब तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आता, हमें हर दूसरे तीसरे महीने हमें मौका मिलता रहेगा आरोप प्रत्यारोप करने का। पर सदन को तो इससे बख्शे। Let it be a collective responsibility of all of us to come together। और यहाँ पे बात हो, और बात होनी जरूरी है। सहमति असहमति की बात नहीं है, बात होनी जरूरी है। आप अपना पक्ष रखें, हम अपना पक्ष रखेंगे, लोगों को उसके बाद फैसला करने दीजिए। आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आपके पास पूरा समय था, आप राष्ट्रपति जी के सम्मान की बात करते हैं। क्या आप बताइए, उनके अभिभाषण पे आए धन्यवाद प्रस्ताव का इस तरीके से निरादर करना, क्या ये उनका अपमान नहीं था? जिस तरीके से विपक्षी दल बंगाल वो गई थी, जिस तरीके से वहां की सरकार, अरे राष्ट्रपति हैं वो, चुनावी राजनीति से, दलगत राजनीति से उठकर है वो, और जिस तरीके से उनका अपमान वहां पे किया जाता है, क्योंकि इनको तकलीफ इस बात की है कि देश के सबसे वंचित वर्ग से आने वाली एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर जाके बैठी है, ये बात इन्हें चुभती है। और इसीलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर ये अपनी बातों को नहीं रखने देना चाहते। अंत में महोदय मैं बस ये कहना चाहूंगा, आज जिनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं आदरणीय ओम बिरला जी, हम सब जानते हैं, और दिल पे हाथ रखकर इनमें से किसी से भी पूछेगा, हर व्यक्ति कहेगा कि ऐसे स्पीकर जिन्होंने दलगत राजनीति से उठकर हर किसी का सम्मान करने का काम किया। एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट।